नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे प्रश्नोत्तर किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं ना, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। इसका चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ये भी हो सकता है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी बेस्ड ये जो है उसको टीजीटी पीजीटी को बेस्ट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, उसी को बेस करके बनाया गया है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9651675219 से जुड़ सकते हैं, मुझसे जुड़ना चाहें तो। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करके बताएं कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं। मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग इस तरह की अगर कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे मेरा एक इंटरेस्ट है और इस इंटरेस्ट के जो रुचि है मेरी, जिसके कारण मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ें और पढ़ करके इससे लाभ लें। और मेरी और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर, वहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताएं, मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो तो मैं बनाता रहता हूँ बहुत सारे टॉपिक पर, लेकिन चूंकि अब आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो देखिए आदिकाल हिंदी साहित्य। आदिकाल हिंदी साहित्य से जो प्रश्नोत्तर है, कुछ प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। ये पहला भाग है, इसके बाद दूसरा भाग, तीसरा भाग करके मैं आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्नोत्तर मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो आप लिखेंगे बीजवपन काल। ये बीजवपन काल के बाद देखिए मिश्र बंधु लिखा है, तो मिश्र बंधु ने बीजवपन काल नहीं कहा था। ठीक है, ये कहा था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसलिए यह जो युग्म होगा ये अशुद्ध हो जाएगा। जब आपके पेपर में 4 ऑप्शन देगा तो उसमें से एक ऑप्शन जो रहेगा ये वाला ऑप्शन आप इस ऑप्शन को आप टिक करेंगे। ठीक है, अपने उत्तर में। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के लिए आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा रचित दिया गया है। किनके द्वारा रचित है? तो आप उत्तर लिखेंगे पंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा था, सिद्ध सामंत युग कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। अब देखिए प्रश्न को थोड़े से घुमा करके यहाँ पे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा, किसने कहा? तो उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। लेकिन दोनों का जो उत्तर होगा एक ही होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे भ्रमित नहीं होना है, आपसे प्रश्न घुमा करके पूछ सकता है। और ये सारे के सारे प्रश्न जो मैं मित्रों आपको बता दूँ, जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, चाहे टीजीटी पीजीटी ना, एनबीएस केवीएस जेआरएफ नेट, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो ये हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजवपन काल कहा, किसने कहा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसमें आपको भ्रम नहीं होना है ना, दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, यहाँ पे आचार्य नहीं लगा हुआ है, मैं लिखना भूल गया हूँ। तो दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, बात एक ही है। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के दोनों नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है आदिकाल को बीजवपन काल कहा है? तो आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल यानी हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है वो कौन है? आदिकाल है। तो यानी कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा गद्यकाल। गद्यकाल जो है वो आदिकाल का नाम नहीं है।
प्रश्न 11, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिस्र बंधुओं ने दिया था। ठीक है। प्रश्न 12वां है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो आदिकाल को आधार काल हो जाएगा डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? तो 693 ईस्वी, 693 ईस्वी। उसके बाद है, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा, बौद्ध धर्म से जुड़े जो साहित्य हैं उनकी जो भाषा है वो क्या है? पाली है। ठीक है। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना जो है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका उत्तर हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे तो भी आपका आंसर लिखेंगे भरतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम, तो भी आपका आंसर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। पंच पांडव चरित न रास के रचयिता हैं, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। ठीक है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, तो 11वीं शताब्दी में रचित जो लोक भाषा काव्य है उसका नाम है ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो आपका उत्तर होगा पतंजलि। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य, तो आपका उत्तर होगा ग्रामीण अपभ्रंश। ठीक है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो शिक्षा मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं, तो जो पहले बौद्ध सिद्ध हैं वो कौन है? सरहपा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सरहपा। हिंदी के किस इतिहास के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी में प्रथम कवि हैं? तो ये डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हैं। सिद्धों के प्रथम कवि, तो सिद्धों के प्रथम कवि उत्तर आपका हो जाएगा सरहपा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? तो सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा, इसका भी उत्तर आपका सरहपा भी है। देखिए इसमें जो प्रश्न है ये कई तरीके से प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं, लेकिन सभी का जो आंसर है वो एक ही है, सरहपा। ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, कैसे प्रश्न घुमाए जाते हैं, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि आप देख पा रहे होंगे ना। क्वेश्चन कई तरह से पूछे गए हैं, लेकिन उनका आंसर क्या है? सरहपा। सिद्धों के सबसे पुराने कौन है? तो भी सरहपा हो जाएगा। सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? तो भी सरहपा ही आपका आंसर होगा। ठीक है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये किसके अनुसार है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? तो सरहपा को स्वीकार किया। इसका भी आंसर देखिए सरहपा ही होगा। तो देखिए इस तरीके से प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से, लेकिन सबका आंसर क्या है? एक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको नॉलेज जो जानकारी वो अच्छी मिल रही होगी। थोड़ी सी हैंड राइटिंग थोड़ी सी इतनी सुंदर नहीं है तो क्षमा चाहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, लेकिन जो नॉलेज है वो आपको बेहतर मिल रही है। ठीक है। अगला देखिए, हिंदी का प्रथम कवि कौन? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा सरहपा। ठीक है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसके अनुसार? तो रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने, सभी विद्वानों ने देखिए अलग अलग लोगों को माना है। ठीक है। तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? स्वयंभू को। सहजयान के प्रवर्तक हैं, तो यह भी, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सरहपा हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इसका उत्तर हो जाएगा पुरानी हिंदी। प्राकृताभास हिंदी से आशय है, प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश, उत्तर इसका अपभ्रंश हो जाएगा। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? तो उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? अब ऐसे भी पूछेगा तो भी आपका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? तो हो जाएगा राजा मुंज। ठीक है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, स्वयंभू कवि हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अगर ऐसे भी पूछेगा तो भी आपका आंसर होगा स्वयंभू। ठीक है। स्वयंभू की कृति का नाम पौम चरिऊ है, पौम चरिऊ। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो ये पौम चरिऊ में लिखा हुआ है, पौम चरिऊ में लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भविष्यत ना, तो ये भविष्यत ने कहा था। ठीक है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। निम्न में कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पौम चरिऊ। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में आपको पौम चरिऊ को अपना टिक करना है आंसर। ठीक है। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो आप लिखेंगे इसमें महापुराण, इसका उत्तर हो जाएगा महापुराण। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार है पुष्यदंत है। ठीक है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले जो कवि हैं वो है अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि का नाम? तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि का नाम भी क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक प्रश्न के मतलब 2-2, 3-3 प्रश्न के एक ही आंसर हैं। तो यहाँ पर ये इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं ये बताया गया है ना। इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो उसका आंसर वही होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक बार और कहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट 2 लेकर मैं आऊँगा। ठीक है। जिसमें आदिकाल से ही संबंधित प्रश्न उत्तर होंगे, इसके जो और प्रश्न उत्तर अभी बचे हुए हैं। ठीक है। तो वो प्रश्न उत्तर आपको अभी मैं दूंगा अगली भाग में। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।